बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी बोर्ड ऑफ पीस एंड गजा पीस प्लान की। ठीक है, जो आपने देखा कि जो है कल ट्रम्प साहब ने कहा अनाउंस किया है कि भाई हम एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि यूएन के पैरेलल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे और उसको लिंक किया जा रहा है फिलहाल जो है वो गजा के पीस प्लान के साथ कि भाई अब गजा का फेज 2 जो है वो हमें स्टार्ट करना है और उसके लिए जो है हमने वहां पे क्या करना है जी, डीमिलिटराइजेशन करनी है और गजा के अंदर डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या मामलात हैं। बेसिकली आपने देखा कि कल से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस को, कि ये बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली क्या है और क्या ट्रम्प साहब जो है वो दुनिया को देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कोई नीयत हरगिज नहीं है कि वो भी पावर से जाएं। ठीक है, और नए नए मामलात जो है वो देख रहे हैं आप कि वो कर रहे हैं किस तरह से जो है वो दुनिया को इस टाइम पे हॉस्टाइल बनाया हुआ अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो अब जो है वो दुनिया को कंट्रोल करने का आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली यूएन के अंडर लाने का। वैसे भी दुनिया यूएन के अंडर ही है भाई, ठीक है, लेकिन अब या तो आप ये कह ले कि डायरेक्टली यूएन के अंडर लाने का या ट्रम्प साहब के अंडर लाने का दुनिया को जो है वो एक नया तरीका वो ढूंढ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं जी, बोर्ड ऑफ पीस जो है उन्होंने अनाउंस किया है। बोर्ड ऑफ पीस आप सिंपली ये कहें कि एक इदारा बनाना चाह रहे हैं वो। ठीक है, एक ऐसा इदारा बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें अभी तक फिलहाल उन्होंने 60 ममालिक को इनवाइट किया कि भाई आए हम एक इदारा बनाते हैं जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेगा और जिसको हेड में करूंगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, अब जैसे यूएन है उसके पैरेलल ये इदारा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएन जो है वो जाहिर बात है उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है और उनकी सुन नहीं रहा। ठीक है, वहां पे इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो उसको भी देखा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस हो रहे हैं। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि भाई अब ट्रम्प लॉ के अकॉर्डिंगली कोई इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है चीजें आगे बढ़े। देखिए, इसको क्रिटिकली इसलिए देखा जा रहा है कि फिलहाल ट्रम्प साहब की जो नीयत है वो तो हम सब जानते हैं कि दुनिया पे किस तरह से वो कंट्रोल चाह रहे हैं, किसी तरह से जो है सब उन्हीं की माने। और इसीलिए जो है वो आप देख रहे हैं किस टाइम पे उनके अपने ही मुल्क के अंदर कितने ज्यादा लोग जो उनके मुखालिफ हो चुके हैं। आज भी एक रैली आप अगर देखेंगे निकली है, कल भी रैली उनके खिलाफ जो है अमेरिका में बहुत बड़ी रैलीज निकल रही हैं। तो अब वो कह रहे हैं जी बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे और गजा के अंदर जो है वो हम पीस लेके आएंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये ताकत क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे और क्यों जो है वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये हमेशा के लिए जो है वो एक इदारा ओहदा वगैरह कोई रख लें ऐसा। ठीक है, कोई इदारा बना दे जहां पे इनकी मोनोपोली कायम रहे। तो पाकिस्तान वाले हालात ही हैं भाई, बात ये है। तो अब बात करते हैं जी द ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये जो बेसिकली इसको लिंक किया जा रहा है, तो गजा से लिंक किया जा रहा है, दूसरा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको ये क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये यूएन के पैरेलल एक इदारा जो है, तो इसका मतलब ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है शायद अपने नाम के अंडर, अपनी पावर के अंडर, क्योंकि फिलहाल ये कह रहे हैं हेड जो है वो मैं होऊंगा। ठीक है, ये जितने ममालिक भी आएंगे और बहुत सारे ममालिक ने ये कह भी दिया ऑलरेडी कि हम ज्वाइन करेंगे। जाहिर बात है जो यूएन के एलाइज हैं, जो यूएन के इत्तेहादी हैं, वो तो ज्वाइन करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें पता है ट्रंप को इनकार करने का मतलब क्या है, जो वेनेजुएला का हुआ। ठीक है, या जो ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल में हो सकता है। तो ट्रंप को इनकार करना कोई आसान काम तो है नहीं भाई, सीधी सी बात है। उसने कह दिया होगा तो होगा, मुझे मानो तो मुझे मानो, क्योंकि पावर सारी उसके पास है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं जी, एक सिस्टम को भी, एक मॉडल को भी। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अब बेसिकली जो लिंक किया जा रहा है कि फेज 1 कंप्लीट हो चुका, जो गजा के अंदर मामलात चल रहे थे हमने सीज फायर कर लिया। अब फेज 2 के लिए हमें क्या करना है, हमें डीमिलिटराइजेशन करनी है, यानी हमास से सारे हथियार लेने हैं। ठीक है, और उनको अपने काबू में करना है, हमास को कंप्लीटली खत्म करना है। आप ये कह लें एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस लेके आनी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं टेक्नोक्रेटिक, यानी जिनको अपॉइंट किया जाएगा, और वहां पे रीस्ट्रक्चर हमें करना है। ये 3 अब बुनियादी जो है वो उनके काम है। अब ये काम हमें करने हैं तो हम किसके थ्रू ये काम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीओपी यानी बोर्ड ऑफ पीस एक बनाएंगे जो ओवरऑल पूरी दुनिया को देखेगा। लेकिन उसके अंदर हम जो है वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब जाहिर बात है इदारा बनाया जाएगा तो कोई ना कोई काम तो करेगा, तो हम उसके जिम्मे ये पहला काम लगाएंगे कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम गजा के अंदर जो है रिकंस्ट्रक्शन करो और डीमिलिटराइजेशन करो। ठीक है, तो हम उसको ये पहला काम देंगे और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो मेरे अंडर काम करेगा। तो ये इस तरह से बेसिकली कहा जा रहा है, और ये राइवल होगा यूएन का। समझ रहे हैं ना, यानी यूएन को बिल्कुल साइड लाइन पे करके उसको बाईपास करके ये सारी कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे ममालिक जो है, देखिए अब हमारे भी ऑब्जेक्शंस तो हैं कि भाई यूएन जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसके अमेरिका सुनता नहीं है, पावरफुल ममालिक सुनते नहीं है। इसराइल के लिए देखिए उसने कितनी बार जो है 14 बार अमेरिका ने जो है वो वीटो पावर यूज की है सीज फायर के अगेंस्ट में, अगर आप देखें। ठीक है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। हम ये कह रहे थे कि भाई वहां पे उनके सदर चेंज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न है ना, असेंबली है, जनरल असेंबली है। लेकिन यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की मानी जाएगी इस पीस के बोर्ड के अंदर, और वो कौन होगा, वो सिर्फ एक शख्स होगा, इसका नाम होगा ट्रंप। ठीक है,
अब जो स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स हैं वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं कि भाई इसमें जो मेंबर शामिल होंगे उन्होंने पहले साल के अंदर $1 बिलियन जो है वो देने होंगे। इस जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक बिजनेस मॉडल, यानी क्योंकि बिजनेसमैन है ट्रम्प साहब, तो एक बिजनेस मॉडल जो है उसको बनाना चाह रहे हैं कि दुनिया को बिजनेस मॉडल के तहत हम किस तरह से जो है वो मैनेज करें। तो वो कह रहे हैं भाई $1 बिलियन जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मेंबर्स की तरफ से की जाएगी, और जो भी परमानेंट मेंबरशिप चाहेगा इसके अंदर, यानी जिस तरह यूएन के अंदर परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें आपको पता है पूरा मॉडल है कि जिन्होंने यूएन बनाई थी P5 जो है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तो उनके पास परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बाकी रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। तो अब यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया ये है कि अमीर मुल्क होना चाहिए, दैट्स इट। अमीर मुल्क का मतलब ये है कि $1 बिलियन अगर साल का एक मुल्क देगा तो इसका मतलब उसकी परमानेंट मेंबरशिप हो जाएगी। तो $1 बिलियन तो कोई भी दे सकता है जिसके पास है, जैसे यूएई जो है वो उसमें दे सकता है, सऊदी अरब दे सकता है, तो इससे फायदा भी है नुकसान भी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक शख्स की जो है वो हेडशिप के अंदर, और वो ट्रंप है। समझ गया, उसका कोई स्ट्रक्चर कोई इस तरह का नहीं है इंडिपेंडेंट कि भाई कोई दूसरा आएगा, क्या आएगा, कैसे होगा। और फिलहाल तक 60 जो नेशंस हैं उनको जो इनविटेशन है भेजा गया, जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है, और पाकिस्तान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ऐसे मालिक को भी उन्होंने कहा कि भाई आप शामिल हो। तो इन मालिक के लिए थोड़ा मुश्किल है कि भाई ये किस तरह से जो है वो ट्रंप को, खास करके रशिया के लिए और चाइना के लिए, कि ट्रंप को हेड मान के जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलें और खुद से ही जो है ये पैसिव कर दें यूएन को, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिचुएशन डेवलप होगी कि कौन से ममालिक यूएन की तरफ ही रहेंगे और कौन से यहाँ पे आएंगे। फिलहाल तो इसको पैरेलल नहीं माना जा रहा, लेकिन इन फ्यूचर जब ये अपना स्ट्रक्चर बनाएगा तो चीजें उसी साइड पे ही जाएंगी, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। और फिलहाल 3 साल के लिए रोड मैप जो है वो बनाया जा रहा है, यानी ये जो पीस ऑफ बोर्ड होगा, क्योंकि ट्रंप साहब की मुद्दत 3 साल रह गई, 1 साल कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने अपने टेन्योर तक ही बनाया हुआ है कि भाई जब तक मैं हूं तब तक मैं पूरे ठाट बाट से रहूंगा और मैं ही फैसले दुनिया के करूंगा, और जो जो चाहता है कि मेरे अंडर फैसले करे, मेरे एलाइज, वो इसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके बाद अब क्या मॉडल बनाएंगे, क्या वो ये कहेंगे कि मैं ताहयात इसका हेड रहूंगा, क्योंकि टोनी ब्लेयर को भी तो शामिल किया और लोगों को भी जो फिलहाल कहीं भी पावर में नहीं है लेकिन उनको शामिल किया गया है सिस्टम के अंदर, तो वो भी खुद को भी कह सकते हैं ताहयात पाकिस्तान की तरह, तो वो भी एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो अब ट्रंप साहब का ये कहना है कि ये जो हम बना रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस जो है बेसिकली, ठीक है, जिसमें ममालिक शामिल होंगे और ये यूएन के पैरेलल एक कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए खास करके ये होगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसके लिए ये होगा, तो ये ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बोर्ड एवर असेंबल्ड, ठीक है। कि अब ये बिल्कुल वैसे ही है, आप इसकी एग्जांपल ले लें जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं वो 15 हैं, ठीक है जी, परमानेंट मेंबर्स जो हम ये कह रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि उसमें से 5 परमानेंट है, तो यहां पे जो पैसे देंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, जो $1 बिलियन नहीं दे सकेंगे वो रोटेशन पे उनका कोई मॉडल बना दिया जाएगा। और करते करते अगर अभी 60 कंट्रीज को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो कल को मजीद इसके अंदर कंट्रीज शामिल होंगे, और मैं भी जो है एक पैरेलल जो है वो सिस्टम स्टार्ट हो जाए, एक साइड पे यूएन अपने फैसले कर रही हो, दूसरी साइड पे ट्रंप साहब अपने फैसले कर रहे हो। तो बात यही है, माइट इज राइट टू फैसले तो ट्रंप साहब के माने जाएंगे क्योंकि उनके पास ताकत है, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह का कोई मॉडल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं आई, फिलहाल यही डिटेल है कि $1 बिलियन अगर आप देंगे तो आपकी परमानेंट मेंबरशिप होगी, ठीक है। 60 ममालिक को जो है उसके अंदर इन्वाइट किया जा चुका है और 3 साल के लिए है, और जो पहला इसका पर्पज है वो क्या है, गजा के अंदर पीस लेके आना। एग्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक पिवट की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए इसको क्योंकि लिंक किया जा रहा है गजा के साथ, और गजा का भी पीस प्लान उन्होंने प्रपोज कर दिया कि भाई आए तो हम आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि वहां से इजराइल ये कह रहे हैं कि अब आप जिन्हें जो मामला स्टार्ट किए हैं सीज फायर के, उसके बाद इसको आगे लेके जाया जाए। तो फिलहाल तक यही है कि गजा के अंदर जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका, और फेज 2 के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें जो है वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी गजा का कंट्रोल किसको दिया जाएगा। अब आपको पता है हमास से लिया जाएगा, तो हमास से लेके फिर जो है वो पीस बोर्ड को दे दिया जाएगा, और पीस बोर्ड जो है फिर आगे एक पूरा सिस्टम जो है वो तय करेगा कि कैसे इसको बनाना है। आर्किटेक्चर ऑफ ओवरसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको अगर हम देखें इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये एक तो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट करेगा गजा के अंदर भी, ठीक है, और ओवरऑल भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको उसके लिए बनाया जा रहा है तो उसको देखेगा। रिसोर्स कोऑर्डिनेशन होगी गजा के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी होगी कि गजा के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जैसे अब ये मामलात होने तो चाहिए थे यूएन के अंडर, यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारा तो बना हुआ है, लेकिन अब ये उसके पैरेलल जो है एक मैंडेट दिया जा रहा है किसको जी, इस बोर्ड ऑफ पीस को गजा के अंदर, कि भाई वो मैनेज करेगा। जबकि पाकिस्तान ने, आपने देखा पहले भी कहा और बहुत सारे मालिक ने कहा था कि भाई ये काम यूएन को करना चाहिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है जब एक ऑलरेडी इदारा मौजूद है, बजाय इसके कि आप उसको एम्पावर करें, उसको ताकत दें और उसको
फंक्शनल करे, उसकी बातों को माने इंटरनेशनल लॉ के अंडर, अगर आपने सिस्टम चलाना है। लेकिन इन्होंने उसको नहीं माना, इन्होंने जो है वो अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पैनल होगा, ठीक है, जिसके अंदर पोर्टफोलियोज जो है वो होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएन के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी का, ठीक है, नीचे फिर पूरे कंट्रीज जो है उनकी मेंबरशिप्स हैं, तो बिल्कुल इसमें भी जो है इसी तरह से ये होगा। और इसके अंदर जो है रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, फाइनेंस वगैरह का इदारा होगा, तो पूरा प्रॉपरली एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि गजा के अंदर जो है वो इसको मैनेज कर सके। और लॉन्ग टर्म में भी इसी का ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो पीस ऑफ बोर्ड होगा उसके स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा, ठीक है। और जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, गवर्नेंस का जो मॉडल है बेसिकली वो पॉलिटिकल नहीं होगा, एक टेक्नोक्रेटिक मॉडल होगा कि जो लोग वहां पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे कि भाई ये जो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, वो लोग बेसिकली क्या करेंगे, वो गवर्नेंस बॉडी के अंदर शामिल होंगे, उनका एक हेड बनाया जाएगा, ठीक है। और वो जो हेड है उसके अंदर उसकी कैबिनेट होगी, ठीक है। अब उसके अंदर उसकी कैबिनेट होगी और वो पूरे गजा का कंट्रोल संभाल लेगा। उसके बाद उसको एक फोर्स भी दी जाएगी, यानी एक फौज दे दी जाएगी जिसमें से शायद पाकिस्तान से भी लोग जाएं, टर्की से भी जाएं, बाकी ममालिक से भी जाएंगे जो पीस ऑफ बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, तो उसकी अपनी एक फौज भी होगी। वो फौज जाके वहां से हमास से असला वगैरह लेगी और जो है वो वहां पे कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी। तो फिलहाल जो ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है, जो एग्जीक्यूटिव पैनल जो अनाउंस किया उन्होंने पीस ऑफ बोर्ड का कि जो इदारा वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है, गजा के लिए, तो उसकी जो लीडरशिप प्रोफाइल है उसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो है वो और प्रेसिडेंट को होने जी मैं खुद होऊंगा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि सबसे टॉप पे मैं होऊंगा और ये बोर्ड मेरे अंडर काम करेगा। सो अब इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है कि जो गजा है, ठीक है, अगर उसके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, जो उसका एक सब या पहला काम ये यही होगा, इसका आप ये कह सकते हैं कि एक फर्स्ट जो है वो इसको असाइनमेंट जो मिल रही है वो गजा के अंदर पीस की लाने की मिल रही है, बोर्ड ऑफ पीस जो अब बन रहा है। तो गजा का कंट्रोल डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा जी अमेरिका के पास, क्योंकि जब ट्रंप साहब हैंड है तो अल्टीमेटली अमेरिका के पास जाएगा, और अमेरिका के पास जाने का मतलब ये है कि इजराइल के पास जो है उसका कंट्रोल चला जाएगा, हमास वहां से खत्म हो जाएगी या उसको खत्म कर दिया जाएगा और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी और वो पूरे के पूरा जो पट्टी है गजा की, वो सारी पट्टी जो है वो फलस्तीन से ले ली जाएगी और ये पूरा सिस्टम जो है ये मैनेज करेंगे। फिर उनको देते हैं नहीं देते ये फिर फ्यूचर में तय होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जाहिर बात है उनको फिर नहीं मिलेगा, वो तो ऑलरेडी कह चुके हम इनको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हीं की कैबिनेट के कुछ लोग इसके अंदर शामिल हैं जी, ठीक है जी, जैसे मार्को रूबियो साहब हैं, स्टीव विटकॉफ है जो कि इंतहाई कट्टर किस्म का यहूदी और ये जो है वो इजरायलियों का बहुत बड़ा चहेता है, समझ रहे हैं, और ये जो भी जुल्म हुआ इसमें इसका बराबर का हिस्सा है, इनका ट्रंप साहब का बराबर का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है उसके अंदर शामिल किए गए हैं। टोनी ब्लेयर जो है वो आपको पता है यूके के जो फॉर्मर पीएम है, उनको शामिल किया जा रहा है, शायद इनको इस गजा का जो टास्क दिया जाए तो उसको हेड बनाया जाए टोनी ब्लेयर साहब को, ठीक है। आप ये कह सकते हैं सदर जो है वो ट्रंप होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो या प्राइम मिनिस्टर जो है वो शायद टोनी ब्लेयर हो जाए इस सिस्टम के, और ये सारे का सारा जो कंट्रोल है वो उनके पास चला जाए, समझ रहे हैं इस तरह से। तो ये जो है इन्होंने फिलहाल तक अनाउंस किया हुआ है। अच्छा, मेंबरशिप मोड जो है वो क्या होगा जी, अब चाहे वो गजा के लिए हो या चाहे वो बोर्ड ऑफ जो है वो पीस के लिए हो, अब बेसिकली ये एक ही चीज है, एक नया इदारा, आप इसको बार बार दिमाग में रख के जरा समझेंगे तो आपको चीजें आसान होंगी। तो कैपिटलाइजिंग इन्फ्लुएंस का क्या है, इसमें जो है वो स्ट्रक्चर यही है कि $1 बिलियन जो है वो फिलहाल दिए जाएंगे 1 साल के लिए, और फिर हर जो है वो हेड जो देगा उसको परमानेंट जो है वो मेंबरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो टारगेट किया जाएगा डेमोग्राफिक या स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे G20 के कंट्रीज हो गए या नेटो कंट्रीज हो गए, जिन जो अपने ट्रंप साहब के एलाइज हैं या अमेरिका के एलाइज हैं, उनको उम्मीद यही है कि परमानेंट मेंबरशिप इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। और ज्यादा लोग, जैसे अब यूएन के स्ट्रक्चर के अंदर 5 से ज्यादा लोग परमानेंट मेंबर्स नहीं है वीटो पावर वाले, लेकिन यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और $1 बिलियन देना इन मालिक के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि दुनिया के फैसले इनके हाथ में आ जाएं। तो शायद ये 20-30 लोग भी हो सकते हैं, और मुस्लिम कंट्रीज में से भी 2-3, जैसे यूएई हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, मैं भी, ठीक है। पाकिस्तान तो जाहिर बात है $1 बिलियन उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पे कर सके, तो खुद बेचारा मांग रहा है, ठीक है। रीजनल जो पावर्स हैं जैसे टर्की हो सकता है, इजिप्ट हो सकता है, यूएई, या इनको भी जो है मेंबरशिप मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स है, अर्जेंटीना हो गया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ऑलरेडी कह चुके हैं हम शामिल होंगे, भाई हम इन 60 मालिक में शामिल हैं। जाहिर बात है अब ट्रंप साहब के इशारे पे फिर शामिल तो होना पड़ेगा। अच्छा, वैलिडेटिंग द वीएन, अब फिलहाल तक जो है आप अगर इस वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये जो कंट्रीज जो हाईलाइट हुए हुए हैं, इन्होंने हामी भर ली है कि भाई हम आपका जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके अंदर शामिल होंगे, यानी ये जो नया इदारा बन रहा है यूएन के पैरेलल। अब फिलहाल तो हम इसे यूएन के पैरेलल समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी 3 साल के लिए है, कल को फ्यूचर में इसका क्या मॉडल बने, किस तरह से ये काम करे, फिलहाल वो वाजे नहीं है।
तो अभी समझने के लिए हम इसको कह रहे हैं। तो उस बोर्ड ऑफ पीस में क्या हो सकता है जी, ये जो मालिक हैं इन्होंने हामी भर ली है, जैसे यूएई के प्रेसिडेंट साहब जो सदर साहब हैं उन्होंने कह दिया भाई हाँ हम भी शामिल होंगे, ठीक है। सेंट्रल एशिया के अंदर काजाकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने हामी भर ली है और यूनाइटेड किंगडम ने हामी भर ली है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद कंट्रीज भी जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कोर्टशिप की अगर हम बात करें या जियोपॉलिटिकल न्यूएंस की हम बात करें तो पाकिस्तान को इनविटेशन दिया गया, यानी हर रीजन से इनवाइट किया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया के मेंबर्स जो है इसमें शामिल हो जाएं और पूरी दुनिया पे फिर जो है वो उनके अकॉर्डिंगली ही फैसले हो सके। पाकिस्तान जो है उसको कहा गया, लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल जो है वो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है ये डिसीजन लेना, और काफी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसका जो रीजन है वो क्या है पाकिस्तान के लिए, देखिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है भाई इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमास को जो है वो एक तो उसकी तरफ हमदर्दियां हैं, दूसरा जाहिर बात है इस्लाम और जिहाद का लिंक है बहुत गहरा। तो कैसे पाकिस्तान इस बात को जस्टिफाई करेगा कि वो इसके अंदर शामिल हो और कल को जो है वो इसराइल यानी या अमेरिका की ईमा के ऊपर हमास से असला ले ले, ठीक है। अब उसको नाम तो डिफरेंट दिया जा रहा है कि शायद जो है दुनिया थोड़ा और तरह इसको समझे, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल डिसीजन है। और अगर नहीं शामिल होता तो तब अमेरिका नाराज हो जाएगा कि ऐसा कैसे भाई, मैं तो इतनी तारीफें करता हूं, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, ठीक है, कायरो पीस समिट आपको याद होगा। तो बेसिकली फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली शायद ज्वाइन करना ही पड़ेगा, पॉसिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान इसको ज्वाइन करेगा, और उसके बदले में फिर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ सकता है पाकिस्तान में इंटरनली भी या मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से भी। अब वो भी देखना है कि कैसे होगा, और अगर नहीं ज्वाइन करता तो पाकिस्तान कैसे जो है वो अमेरिका को कहेगा कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। तो काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि भाई यूएन जो है उसको ये फैसला करने दिया जाए। दूसरी साइड पर अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया को भी इनविटेशन मिल चुका, लेकिन रशिया के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है कि जाहिर बात है पुतिन साहब अमेरिका के अंडर या डायरेक्टली ट्रंप की चेयरमैनशिप के अंदर कैसे जो है वो काम करेंगे, या कैसे जो है वो कहेंगे कि भाई मैं एग्री हूं इस बात के ऊपर। चाइना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं भी हो सकता है कि ज्वाइन कर लें। अब इसकी क्या नौयत बनेगी या क्या सोच के ज्वाइन करेंगी ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। पोलैंड को इन्विटेशन दिया गया, ठीक है, तो इन मालिक को, बाकी 60 मालिक को तो जो है वो भेज दिया गया है। इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, फिलहाल अमेरिका को थोड़े से चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इजराइल है, ठीक है। इजराइल कुछ ममालिक को नहीं चाह रहा कि वो शामिल हो, जिसमें वो पाकिस्तान को भी नहीं चाहता कि ये शामिल हो, जिसमें वो जो है वो नहीं चाह रहा कि भाई कतर को शामिल किया जाए, ठीक है। तो वो यानी कतर और टर्की खास करके इसको टारगेट कर रहा है कि इनको शामिल न किया जाए, क्योंकि उसके ख्याल में जो है कतर हो गया या टर्की हो गया, ये शायद उसको इतना ज्यादा सपोर्ट ना करें, ये वहां पे जो है वो अपना ग्राउंड बनाने की कोशिश करें, ठीक है, या इनका इन्फ्लुएंस बैठे, तो इसलिए वो नहीं चाह रहा। जबकि अमेरिका जो है फिलहाल ये चाह रहा है कि ये मालिक शामिल हो, ताकि जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, बजाय इसके कि सारा इल्जाम वेस्ट के ऊपर या ट्रंप के ऊपर आए। जाहिर बात है अगर मुस्लिम कंट्रीज सामने होंगे तो फिर जो है उनको मैनेज करना आसान होगा। तो हमेशा से ये कॉलोनिज्म का मॉडल रहा कि सामने जो है वो अपनों को रखा जाए। जैसे हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो है वो डायरेक्टली हुकूमत नहीं की थी, बल्कि यहाँ पे हमारे जो हुकूमत बैठी हुई थी, ठीक है, जो राजे महाराजे थे उनके थ्रू हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन पीछे पॉलिसीज उन्हीं की चलती रही हैं, ठीक है। तो इजराइल की तरफ से फिलहाल जो है वो उसको भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि भाई आप इनको शामिल करें या ना करें, ठीक है। गवर्नेंस के ग्राउंड्स के ऊपर यही कहा जा रहा है कि फिलहाल भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी जो है उसमें हम ये तय करेंगे कि किस तरह हमास को वहां से निकाला जाए और किस तरह से वहां पे एक नया मॉडल जो है वो लॉन्च किया जाए, जिसके तहत जो है वहां पे ये सारे के सारे मामलात जो है खास करके वहां पे रिकंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन का रोड मैप क्या होगा कि सबसे पहला मरहला ये होगा कि जितना भी उन्होंने तोड़फोड़ की है, पहले तबाही की, अब उसको वो खत्म करेंगे। तो वो जितना मलबा है वहां से उठाया जाएगा और 1 से 3 साल का टाइम है, उसके अंदर जो है को सारे को रिबिल्ड किया जाएगा। यानी पहले मलबा उठाया जाएगा, उसको उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर वहां पे बिजनेस वगैरह जो है वो खड़े किए जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है, लेकिन उसमें यही है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये रियल स्टेट मॉडल फॉलो हो रहा है, जैसे रियल स्टेट वाले कब्जा करते हैं, कब्जा ग्रुप आप इसे सिंपली कह लें, ठीक है। तो कब्जा ग्रुप जो है ये होंगे, अमेरिका कब्जा ग्रुप के तौर पे वहां काम करेगा और जिसको चाहेगा बसाएगा। तो ये कॉलोनिज्म की एक फॉर्म आप कह सकते हैं रियल स्टेट में, ये एक्सपर्ट्स की तरफ से जो है वो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी इंफोर्समेंट और डीमिलिटराइजेशन के ऊपर इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं और सबसे मुश्किल जो मरहला है वो यही है, क्योंकि हमास अभी तक इस बात के ऊपर एग्री नहीं है। और ये जो पूरा मॉडल है, यानी जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसके अंदर इसराइल सॉरी जो पैलेस्टाइन है या हमास है वो शामिल नहीं है। सो इसलिए भी उन्हें जो है वो इशू है कि भाई अगर आप फुल डीमिलिटराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या बाय फोर्स करेंगे, किस तरह से करेंगे। हमास तो फिलहाल इस बात के ऊपर एग्री नहीं है कि भाई उससे ये ले लिया जाए और फिर एक ऐसा मॉडल दे दिया जाए, और ना ही उनके लिए जो है वो कोई रास्ता है। तो बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हो रही हैं, इसलिए जो है इसके ऊपर हमास फिलहाल एग्री नहीं है।
तो इसके ऊपर जब हमास एग्री नहीं है तो क्या पाकिस्तान ज्वाइन करेगा उसे, या बाकी मुस्लिम कंट्रीज जैसे टर्की वगैरह ज्वाइन करेंगे? ऑपरेशनल रिस्क जो है वो भी मौजूद है, जाहिर बात है फिलहाल जब वहां पे हमास मान ही नहीं रहा तो इसलिए काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है शायद कि एक और जो है वो एक वॉर हो, सारे पीस मिशन जो होगा, ये जो फौज बनेगी, ठीक है, सारे फौजी अपने भेजेंगे तो ये वहां पे जाके इनको हमास से लड़ना पड़ सकता है। तो ये क्या हमास से वॉर करेंगे मुस्लिम कंट्रीज? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से डिप्लोमेटिकली एक ऐसी डिप्लोमेसी की तरफ जा रहा है अमेरिका या दुनिया की, भाई अब इस टाइम पे जो है ना डिसीजन लेना मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी मुश्किल हो गया। समझ गए कि वही मुस्लिम कंट्रीज जो पहले ये कह रहे थे कि भाई वॉर को रोका जाए रोका जाए, अब जब रोक दिया गया और एक ऐसा मॉडल फॉलो किया जा रहा है कि जिसमें जो है वो हमास को डिमिलिटराइज किया जाए, लेकिन वो इन्हीं को यूज करके कर रहे हैं, यानी वो अकलमंद है ना, ठीक है, तो इनको सामने रख दिया तो इनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो रही है। तो अब इसके ऊपर जो है अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बोर्ड है क्या ये यूएन को रिप्लेस करने जा रहा है, ठीक है, और वो लोग या वो कंट्रीज जो बेसिकली यूएन को मानते हैं क्या उन्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इससे यूएन की पावर मजीद तकसीम होगी? इसलिए वो मेंबर कंट्रीज जो कि इंडिपेंडेंट हैं वो इसको नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, वो ये समझ रहे हैं कि भाई इस तरह जो है वो सारे का सारा कंट्रोल जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का जो मामलात हैं वो सारे अमेरिका के हाथ में चले जाएंगे, क्योंकि यूएन को भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रोकने के लिए बनाया गया था बेसिकली। अगर आपको 1945 में याद हो तो जिसका बेसिक पर्पस था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कि यार अब इसको बनाया जाए ताकि एक और वॉर ना हो, जबकि उससे पहले आपको पता है लीग्स ऑफ नेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो उसका पर्पस भी था वॉर्स ना हो, जब यूनाइटेड नेशन बनाई गई तो उसका पर्पस भी था वॉर्स ना हो, लेकिन उसने फिर अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। अब इसी तरह से ये जो ट्रम्प साहब बना रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस, इसका भी यही पर्पस है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना दुनिया के अंदर। तो ये भी कल को एक नया मॉडल बना सकती है, कल को इसके अंदर फंडिंग आए, क्योंकि इतना जब पैसा दिया जाएगा तो पैसा कहां लगेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा, रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर लगेगा, वॉर्स के ऊपर लगेगा, अपनी जो है वो डिप्लोमेसी को मनाने में लगेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये लगेगा। तो ये एक तरह से यूएन का पैरेलल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इसको स्पेस मिलनी चाहिए या नहीं? तो जाहिर बात है स्पेस तो मिल गई है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल गैप भी मौजूद होगा कि बहुत सारे ममालिक जो इसको समझते हैं कि ये कोलोनाइजेशन का या इंपीरियलिज्म का एक मॉडल जो है वो ट्रम्प साहब या अमेरिका फॉलो कर रहा है, क्योंकि जाहिर बात है यूएन एक इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा, चाहे कुछ भी कहें एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन जब अमेरिका इस चीज को लीड करेगा तो उसका मतलब यही है कि अमेरिका तो एक मुल्क है, समझ रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से जिस मुल्क के ऊपर जाके कब्जा कर ले, जो कर ले, उसको फिर कोई नहीं पूछेगा, और बहुत सारे मालिक उसको सपोर्ट भी करेंगे, जैसे यूएई हो गया वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। तो ये भी यहाँ पे फिर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। और फ्यूचर आउटलुक में जो है फिलहाल अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसके परमानेंट मेंबर्स कौन बनने जा रहे हैं जो $1 बिलियन देंगे और परमानेंट मेंबर बनेंगे और दुनिया के फैसले करेंगे अमेरिका के साथ मिलके, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है वो होगा अमेरिका के अंडर। तो अब कौन कौन से ममालिक देंगे, कैसे होगा, इसके अलावा डिसआर्मेंट जो है वो कैसे होगी हमास से, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इसका जो है वो अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये बोर्ड ऑफ पीस है, और साथ में जो है इसका पहला प्रपोजल क्या होगा कि गजा के अंदर सीज फायर किया जाए और उनसे उसको डिसआर्म किया जाए हमास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।